नमस्कार साथियों एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत मजे में होंगे और आप सबने ये न्यूज़ भी सुन ली होगी कि जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट हैं निकोलस मदुरो, उनके ऊपर यूएसए ने अटैक करके, जो वेनेजुला की कैपिटल है कराकस, वहां पे अटैक करके यूएसए ने वहां उनको कैप्चर किया और कैप्चर करके कहां पे लेकर आ गए, न्यूयॉर्क में लेकर आ गए। उनकी कुछ एक फोटोज वीडियोज ये सब रिलीज हुई हैं। ये उनकी कई फोटोज में से एक फोटो है जिसमें यहाँ पे बीच में वो बैठे हैं और आसपास कुछ एक लोग और खड़े हुए हैं। सो इस पूरे वीडियो के अंदर, पूरे डिस्कशन के अंदर हम ये जानेंगे कि भाई क्या रीजंस थे यूएसए के ये करने के पीछे। दूसरी चीज कि एक ना, जो नोबेल पीस प्राइज मांगना था डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक पैटर्न देखने को हमको मिला था। और दूसरी चीज हमको ये भी समझनी होगी कि इंडिया के अंदर भी एक ना सटल डिमांड उठने लगी है, जिसे सबसे पहले जो इग्नाइट किया है वो किसने किया है? जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे, उन्होंने एक डिमांड इग्नाइट की है कि भाई, जिस तरीके से यूएसए जाता है, कहीं पे मारता है किसी को या फिर उठा के ले आता है, तो उस तरीके से क्यों इंडिया भी नहीं कर सकता क्या? क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारे पास रीजनिंग है, हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास एक वैलिडेशन है उस हर चीज का। तो हम क्यों ना वहां पे जाएं और जाके वहां से उनको उठाएं और उठा के उनको इंडिया में लाके उनके ऊपर केस चलाया जाए। सो सबसे पहले इस पूरे इंसिडेंट को समझते हैं जो पूरा वेनेजुला का हुआ है। उसके बाद हम धीरे से ट्रांसग्रेस करेंगे कि किस तरीके से इंडिया भी इस चीज को आगे बढ़ा सकता है। सो सबसे पहले जाने कि वेनेजुला कहां पर है। तो लोकेशन जो होती है ना किसी भी जगह की, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो जियो पॉलिटिक्स है, तो जियो पॉलिटिक्स के अंदर एक टर्म आ रहा है जिसका नाम क्या है? जियो। सो जियो का मतलब क्या है कि भाई ज्योग्राफी भी तो मैनेज होगी ना, वहां पे ज्योग्राफी भी तो मैटर करेगी उस जगह पे। तो मैटर कैसे कर रही है ज्योग्राफी? कि भाई वेनेजुला जो है उसकी सबसे पहले लोकेशन जो है यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लोकेशन है अमेरिका के जस्ट नीचे, जो नॉर्थ अमेरिका है उसके जस्ट नीचे यहाँ पे साउथ अमेरिका है, जहाँ पे उसके नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, यहाँ पे पेनिनसुला है। इसका कैपिटल क्या है? कराकस है, जहाँ पे अमेरिका ने अपनी डेल्टा फोर्स और दूसरी चीज क्या थी, यहाँ पे F-35 जो उनके फाइटर जेट्स हैं, उनको भेज के अटैक किया, बॉम्बिंग करी। बॉम्बिंग करने के बाद पूरा एक ऑपरेशन कंडक्ट किया, कंडक्ट करके उनको उठाया, निकोलस मदुरो को, और उठा के कहाँ पे लेकर आ गए वो लोग? न्यूयॉर्क में लेकर आ गए। अब न्यूयॉर्क में लाने के बाद उनके ऊपर वो लोग क्या चलाएंगे? ट्रायल चलाएंगे। सो निकोलस मदुरो को अटैक किया, यहाँ पे उनको लेकर आ गए, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। अब वहीं पर ही ना इंडिया के अंदर एक पैरेलल डिमांड उठने लगी। डिमांड क्या थी? ओवैसी जो जो हैं, ओवैसी जी जो हैं, उन्होंने एक डिमांड रेज करी कि भाई इंडिया को भी 26/11 के जो अपने कल्प्रिट्स हैं, उनके ऊपर सिमिलरली अटैक करके उनको उठाओ, उठा के इंडिया लेकर आओ, उनके ऊपर मस्त ट्रायल चलाओ। सो आप लोग वह कमेंट में बताइए कि क्या इंडिया को ऐसा करना चाहिए या नहीं? येस और नो। करना चाहिए तो क्यों, और नहीं करना चाहिए तो क्यों? क्योंकि इसकी जो एक फाइनल रीजनिंग है ना, इसका जो फाइनल आंसर है, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको हर एक प्रूफ के साथ, डॉक्ट्राइन के साथ ये तो बता ही दूंगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो यूएसए है ना, उसने कुछ एक अपने रीजंस दिए हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि यूएसए कभी भी एक रैशनल के बिना या फिर अपनी एक सॉलिड बैकिंग रीजन के साथ ना, कभी कुछ उसके बिना काम नहीं करता। जब भी यूएसए चाहे सीरिया में जाए, चाहे वियतनाम में गया हो या फिर कहीं पर भी गया हो, उसने एक रीजन तैयार किया है। या तो वो रीजन मेड अप हो सकता है, जैसा वेनेजुला के केस में हुआ था, टोंकिन बे वाले इंसिडेंट में, या फिर वो एक रियल रीजन हो सकता है। यहाँ पे यूएसए का जो रीजन है ना, वो थोड़ा तो देखो जेन्युइन तो है। जेन्युइन कैसे है? कि भाई उसने बोला था कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है ना, वो वेनेजुला से यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है। ड्रग्स में क्या? कोकेन। जैसा कि आप जानते होंगे कि एक साइकोट्रॉपिक मटेरियल है जिसका नाम क्या है? कोकेन। तो कोकेन जो है वो वेनेजुला से निकल के कहाँ पर आता है? अमेरिका में आता है, जिसके कारण अमेरिकन यूथ जो है ना, वो पूरी बर्बाद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आपको इस तरीके के सीन्स देखने को मिल जाएंगे बड़े बड़े शहरों में, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, मैनहट्टन हो, या फिर कोई सी भी जगह हो। आपको सबवे के किनारे या फिर इस तरीके के लोग बैठे हुए मिल जाएंगे जो कि ड्रग अब्यूज्ड हैं। तो अगर आपको कहीं पे किसी भी देश की यूथ बर्बाद करनी है ना, तो सबसे आसान तरीका है उस देश को बर्बाद करने का कि यूथ बर्बाद करो। और यूथ बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? उनको एडिक्शन दे दो। एडिक्शन क्या? किसी साइकोट्रॉपिक मटेरियल का हो सकता है इस तरीके से, या फिर दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे कि भाई रील का, या फिर किसी वो ट्रेंड का, किसी भी तरीके से आप उनको बस एक एडिक्शन दे दो। उस एडिक्शन के बाद जब यूथ बर्बाद होगी, तो यूथ के साथ क्या हो जाएगा? पूरा देश भी बर्बाद हो जाएगा। सो पहला तो रीजनिंग है ये कि भाई इसके कारण हमारे सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा था, और निकोलस मदुरो को बार बार बोलने के बाद भी ये ड्रग ट्रैफिकिंग की इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा था। दूसरी चीज, सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल, मतलब सबसे क्लासिकल रीजनिंग जो यूएसए की रहती है, वो होती है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी की कैसे?
कि जो वेनेजुला में अभी लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे ना, जहाँ पे निकोलस मदुरो और उनके सामने एक मारिया हैं, वो खड़ी हुई थी, जिनको भी नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है। सो जब ये दोनों खड़े हुए ना चुनाव के अंदर, तो वहाँ पे एक एलिगेशन लगा निकोलस मदुरो के ऊपर कि भाई इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है। सेकेंडली जो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस ही फ्लॉड है। तो उस पूरे फ्लॉड प्रोसेस के बाद अमेरिका ने बोला कि भाई वी स्टैंड विद द अपोजिशन, कि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अमेरिका का ये बड़ा अच्छा है कि वो सीधे बोलता है कि भाई हमारी पॉलिसी के हिसाब से नहीं चलोगे या फिर आप डेमोक्रेसी के खिलाफ गए हो, तो हम आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। तो अमेरिका ने बोला कि भाई निकोलस मदुरो को पहली बात तो हम रिकॉग्नाइज करते ही नहीं है कि वो प्रेसिडेंट है। दूसरा कि वो उन्होंने कैप्चर किया हुआ है कि यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है। सो डेमोक्रेसी खतरे में थी, तो अब डेमोक्रेसी अच्छी कैसे हुई कि यहाँ पे जब प्रेसिडेंट निकोलस हैं, इनको हटाया, सो अब एक डॉल्सी रॉड्रिग्यूज़, जो डॉल्सी रॉड्रिग्यूज़ हैं, उनको क्या बना दिया गया है, यहाँ पे नया प्रेसिडेंट बना दिया गया है, जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट थी। नाउ शी इज़ द न्यू प्रेसिडेंट। और ये किसने बनाया है? ये बनाया है यूएसए प्लस वेस्ट का जो अलायंस है, उन्होंने मिलके इनको घोषित कर दिया है कि भाई नए प्रेसिडेंट आप हैं। सो यहाँ पर देखिए कि पहला रीज़न तो ड्रग, दूसरा क्या? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि भाई डॉल्सी जो रॉड्रिग्यूज़ हैं, उनको बोल दिया कि अब आप क्या हैं? इंटरिम प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद अब एक चुनाव कराया जाएगा। चुनाव के बाद ज़ाहिर-सी बात है कि भाई एक निकोलस मदुरो चले गए तो सीधी बात है अपोज़िशन ही जीतेगा। अपोज़िशन में कौन जीतेगा? जो मारिया मकादो हैं, वो जीतेंगी। नाउ यहाँ पर आप देखिए दूसरे रीज़न्स। दूसरे रीज़न्स जो है ना, ये यूएसए ने डायरेक्टली नहीं बताए हैं। दूसरे रीज़न्स बेसिकली इनमें से एक रीज़न तो यूएसए ने बताया कि भाई जो मुनरो डॉक्ट्रिन है ना, हम इसको फ़ॉलो करेंगे, जो कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में भी आज बताया है। सो जो दूसरे रीज़न्स हैं, ये या तो लोगों ने आइडेंटिफ़ाई किए हैं या फिर जो एक प्रेस क्लब है पूरा अमेरिका का, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ करते टाइम बताया है पूरे एक्शन को कि भाई ये गलत क्यों था? सो इसके अंदर सबसे पहली तो चीज़ है कि भाई प्रॉक्सिमिटी विद द चाइना। कि जो वेनेजुला है ना, वो चाइना के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी रख रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे ना कि जो सैटरडे है, सैटरडे की रात को अटैक हुआ, सैटरडे की सुबह को ही जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं, वो प्रेसिडेंट निकोलस के साथ आके मिल के गए थे। उनकी कुछ डील वगैरह होनी थी ऑयल ट्रेड के ऊपर जो जिसके लिए वो आके मिले, बट रात की रात ही क्या है, अमेरिका ने अटैक कर दिया और प्रेसिडेंट को उठा के कहाँ पे ले गए वो लोग? न्यूयॉर्क में ले गए। अब ये मुनरो डॉक्ट्रिन क्या है? मुनरो डॉक्ट्रिन सीधी-सी बात ऐसे समझिए कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था मुनरो। तो मुनरो ने ये बताया था कि भई अगर ये पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड को अगर हम 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करें, एक होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एक बन जाता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो मुनरो डॉक्ट्रिन ये बोलती है कि जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाले लोग हैं ना, वो वेस्टर्न के अंदर किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस ना करें। इंटरफेरेंस का मतलब क्या? कि भई यहाँ पे क्या हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, तो भई आप लोग अपना पावर इन्फ्लुएंस यहाँ पे लेके मत आओ। क्योंकि अगर आप इसको पावर इन्फ्लुएंस लेकर आओगे ना, तो हम क्या है यहाँ पे बैक करेंगे अपनी पावर के साथ या फिर अपनी आर्मी के साथ या फिर जो भी हमारे रिसोर्सेज़ हैं, हम इस एरिया को बैक करेंगे। सो यू माइंड योर ओन बिज़नेस, वी विल माइंड आवर ओन बिज़नेस। ठीक है? तो ये क्या थी? मुनरो की डॉक्ट्रिन थी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या था? चाइना का इन्फ्लुएंस मैंने जैसे बताया वो बढ़ रहा था, जिसके कारण क्या है? पहला कॉज़ तो ये बताया जा रहा है। दूसरी चीज़, अमेरिका के अंदर है ना एक टर्म यूज़ होता है, जिसे बोलते हैं लॉबिंग। अब ये लॉबिंग क्या चीज़ है? लॉबिंग का मतलब ये है कि जब भी कोई प्रेसिडेंट चुनाव लड़ने जाएगा, तो हमारे देश में तो क्या होता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं, जो भी अब डिसकंटिन्यू हो गए या फिर इलेक्टोरल फंडिंग होती है। वहाँ पे सीधे जो बड़े-बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो किसको फंड कर सकते हैं? प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को फंड कर सकते हैं, जिसे वो लोग क्या बोलते हैं? लॉबिंग के नाम से बोलते हैं। सो जो अमेरिका की बड़ी-बड़ी ऑयल कंपनीज़ हैं, जैसे एक्सॉन, तो एक्सॉन ने क्या था? फंडिंग दे रखी थी किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। जो रिपब्लिकन हैं, उनको क्या दे रखी थी इसने? फंडिंग दे रखी थी। और एक्सन जो है ना, पहले वो वेनेजुला के अंदर वेनेजुला के अंदर माइनिंग किया करता था। सो जब ये वेनेजुला के अंदर माइनिंग किया करता था ना, तो जब निकोलस मदुरो आए, तो इन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसल। और जो भी यहाँ पे रिसोर्सेज़ हैं ऑयल के, वो किसके बिलॉन्ग करते हैं? वो वेनेजुला को बिलॉन्ग करते हैं और एक तरह से नेशनलाइज़ेशन जैसा काम हो गया था वहाँ पे। उसके बाद ये लोग निकल के कहाँ पे गए? ये लोग निकल के गए गुयाना में। तो एक बार यहाँ पे मैप पे देखिए कि वेनेजुला है, वेनेजुला के ठीक यहाँ पे पास में क्या है? एक और देश गुयाना। सो वेनेजुला में जब यहाँ पे निकोलस मदुरो ने मना किया, तो एक्सॉन जो है
वो कहाँ पे आ गए? गुयाना में। गुयाना में भी इनको यहाँ पे इस जगह के आस-पास क्या मिले? कुछ एक ऑयल रिजर्व्स देखने को मिले। अब इन ऑयल रिजर्व्स के अंदर जब एक्सॉन ने माइनिंग करनी स्टार्ट करी, तो वेनेजुला ने इन ऑयल रिजर्व्स को भी क्या कर दिया? क्लेम कर दिया कि भाई ये ऑयल रिजर्व्स भी हमारे हैं। सो उसी बीच में ना माइक पोम्पियो, कौन? माइक पोम्पियो, जो कि पिछली सरकार में थे। तो माइक पोम्पियो जो हैं, उन्होंने आके क्या किया? इंटरवीन किया और बोला कि भाई ये सिर्फ तुम्हारी ज़मीन नहीं है, ये जो ज़मीन है ये किसकी है? गुयाना की है और ये रिसोर्सेज़ किसको बिलॉन्ग करते हैं अब? एक्सॉन को बिलॉन्ग करते हैं। सो जो ऑयल कंपनीज़ हैं, उनका एक कंटीन्यूअस फंडिंग का प्रेशर था किसके ऊपर? रिपब्लिकन्स के ऊपर, जिसके बाद उन्होंने क्या किया? ये एक्शन लिया पूरा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तीसरी, कि भाई मिनरल रिसोर्सेज़। सो अगर वेनेजुला की बात की जाए ना, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रूवन क्रूड ऑयल रिज़र्व है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनके पास 161 मैट्रिक टन के आसपास गोल्ड है, निकल है, रेयर अर्थ मेटल्स भी है। सो अगर मिनरल्स के हिसाब से देखा जाए ना कि जिसकी सरकार उसके मिनरल्स, तो अगर अमेरिका की एक फंडेड सरकार वहाँ पर रहेगी या फिर अमेरिका की एक सपोर्टेड सरकार वहाँ पे रहेगी, तो जैसे ही वहाँ पे सरकार रहेगी वैसे ही क्या होगा? मिनरल्स अमेरिका को मिलेंगे। और कंटिन्यूअसली एक प्रेशर अमेरिका भी फेस कर रहा है किसकी तरफ से? चाइना की तरफ से। कि चाइना प्रेशर कर रहा है कि भाई हम रेयर अर्थ मिनरल्स के हिसाब से वो ब्लैकमेल कर रहा है अमेरिका को। और जितनी भी आईटी इंडस्ट्री है या फिर एआई बेस्ड इंडस्ट्री है वो रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना काम कर नहीं सकती। सो जो ये मिनरल्स है इनके लिए चाइना ब्लैकमेल कर रहा है, तो इसके लिए इनको एक अल्टरनेट सोर्स भी देखना था। सो दिस अल्टरनेट सोर्स इज वेनेजुला नाउ। अगली चीज हमको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि मैंने बोला कि भाई एक यूएसए की सपोर्टेड सरकार वहां पर आएगी। तो यूएसए की सपोर्टेड सरकार किस तरीके से है कि जो नई जो वहाँ पे प्रेसिडेंट आएँगी, जहाँ तक है मारिया ही आएँगी, तो जो मारिया हैं वो किस तरीके से यूएसए की सपोर्टेड है, ये समझने के लिए ना आपको एक पैटर्न समझना पड़ेगा। पैटर्न स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना, उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ की तगड़ी हाइप बना दी। कि जहाँ जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि भई पाकिस्तान नॉमिनेट कर रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प को पीस प्राइज़ दिया जाए। इज़राइल नॉमिनेट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प को पीस प्राइज़ दिया जाए। तो कहीं न कहीं उन्होंने क्या है एक हाइप क्रिएट कर दी किसकी? नोबेल पीस प्राइज़ की कि पता नहीं बहुत बड़ी बात हो गई कोई। मेबी उनके एम्बिशन होगा क्योंकि वो कंटीन्यूअस एक कॉम्पिटिशन में है किसके साथ? ओबामा के साथ। सो ओबामा को मिला पीस प्राइज़ तो वो भी बोलते हैं कि भाई मुझे भी मिलना चाहिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा अगर इस पैटर्न को हम समझे ना तो सबसे पहले इन्होंने हाइप बनाई। सिमिलरली अमेरिका में आप जब भी कोई एक्शन देखेंगे ना, उस एक्शन की पहले हाइप बनती है। उस हाइप के बाद वहाँ के जो एक लोकल गवर्नमेंट है, उसको उस हाइप के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा सपोर्ट मिलता है। उस पर्टिकुलर सपोर्ट के बाद वहाँ पे एक अमेरिका का एक्शन होता है और एक्शन के बाद क्या होता है, वहाँ पे एक सपोर्टेड गवर्नमेंट आ जाती है अमेरिका की, जिससे अमेरिका को वहाँ पे फ़ायदा मिलता है। अब चाहे वो आप ह्यूमैनिटी की हाइप बना दो, चाहे आप वहाँ पे डेमोक्रेसी की हाइप बना दो, चाहे आप यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ की हाइप बना दो। सो नोबेल पीस प्राइज़ की हाइप बनी, हाइप बनने के बाद जो इनकी वेनेजुला की जो अपोज़िशन लीडर है, जिनका नाम क्या है? मारिया मकादो। जो मारिया मकादो है, उनको क्या बना दिया गया? यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ दे दिया गया। नोबेल पीस प्राइज़ देते ही इन्होंने सबसे पहला जो अपना क्रेडिट है, इस पूरे पीस प्राइज़ का या फिर इसका जो पूरा कहते हैं ना क्रेडिट या फिर कहते हैं ना गुहार लगाना, वो किससे लगाई? डोनाल्ड ट्रम्प के साथ लगाई। कि मतलब मुझे ये प्राइज़ मिला है, तो किसके कारण मिला है? डोनाल्ड ट्रम्प के कारण मिला है। इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो गया? आपने अपोज़िशन को सपोर्ट में ले लिया। अगली चीज़, जैसे ही इनको पीस प्राइज़ नहीं मिला, तो अब स्टांस कैसा चेंज होने लगा? अमेरिका का स्टांस धीरे-धीरे चेंज होने लगा एग्रेसिव। एग्रेसिव कैसे? कि पहले जो अमेरिका बोलता था, जो डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे थे कि मुझे पीस प्राइज़ चाहिए, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नाम चेंज करके क्या रख दिया? मिनिस्ट्री ऑफ वॉर। तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वॉर रखा, उसके थोड़े टाइम बाद इन्होंने ब्लॉकेड किसका स्टार्ट कर दिया? वेनेजुला का स्टार्ट कर दिया। और जब ये ब्लॉकेड हुआ, उसके बाद जैसे ही चाइना की थोड़ी-सी और प्रॉक्सिमिटी आई, एज़ पर दी मुनरो डॉक्ट्रिन, तो जैसे ही चाइना और प्रॉक्सिमेट आया, पता नहीं इनकी क्या डील हुई होगी उस दिन, जो भी अमेरिका को पता चला, एक पूरी प्लानिंग के साथ अमेरिका ने क्या किया, उनके ऊपर एक स्ट्राइक करी। स्ट्राइक करके किसको कैप्चर कर लिया? निकोलस मदुरो को कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट है, उनको क्या बना दिया अब नया? प्रेसिडेंट बना दिया। सो ये क्या था? पूरा एक पैटर्न था, एक क्रोनोलॉजी थी। अब आप इसके अंदर चाहें तो आप सीरिया फिट कर लो, आप चाहें तो इसके अंदर इराक फिट कर लो, लीबिया फिट कर लो, कुछ भी लगा लो आप इसके अंदर। हमेशा एक चीज़ की हाइप बनेगी, उसके बाद
वो चीज़ एक्चुअलाइज़ होगी, एक्चुअलाइज़ होने के बाद क्या होगा, अमेरिका अपना एक्शन लेगा, मतलब ब्रीफ एक्शन लेगा, अपनी थोड़ा स्टांस चेंज करेगा, उसके बाद एक एक्शन लेगा, बाद में उसका क्या आ जाएगा, एक जस्टिफिकेशन आ जाएगा। और जो भी अमेरिका चाह रहा था, जैसे कि अभी ऑयल चाह रहा है, रेयर अर्थ मिनरल्स चाह रहा है, या फिर चाइना का इंटरफेरेंस कम करना चाह रहा है, उसके तहत क्या है, अमेरिका अपना सारा फ़ायदा वहाँ से ले लेगा। अब जब ये सारी डेवलपमेंट चलती है ना, तो उसके लिए इंडिया वहाँ पे एक है ना पूरे मैक्रो पर्सपेक्टिव हमको देखने को मिलता है, जो क्या है कहीं प्रॉब्लमैटिक हो सकता है लेटर ऑन। कैसे? कि अभी इसने यूएसए ने क्या स्टैंस लिया था? यूएसए बोलता है कि भाई वी कैन बॉम्ब एनीवेयर एंड एवरीवेयर। कैसे? कि अभी ईरान के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया था अपने बॉम्बर्स से, बाद में बी 2 बॉम्बर्स से उन्होंने कहाँ पे अटैक कर दिया था? सीरिया के ऊपर अटैक कर दिया था। सो दिस मीन्स कि भाई सोवरेनिटी का तो कोई मीनिंग ही नहीं है कहीं पे। कि जब भी यूएसए चाहे, कि यूएसए को लग रहा है कि भाई इस जगह पे आज मेरा एक दुश्मन या फिर एक कल्प्रिट बैठा हुआ है, वो जाएगा वहां पे बॉम्ब करेगा, या तो वेनेजुला जैसा कैप्चर कर लेगा या फिर सीरिया जैसे उनके ऊपर बॉम्ब गिरा के चला आएगा। सो सबसे पहला वायलेशन क्या हुआ है यहाँ पे? ग्लोबल ऑर्डर। सेकेंडली यहाँ पे सोवरेनिटी का वायलेशन हुआ है। दूसरी चीज ये प्रॉब्लमेटिक कैसे है कि भैया आप यूएसए का ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। यूएसए का ट्रस्ट कैसे नहीं कर सकते हो कि आज यूएसए बोल रहा है कि भाई मैं अटैक नहीं करूंगा, अटैक नहीं करूंगा, और तुरंत जाके अटैक कर देगा। ठीक है? आज यूएसए बोल रहा है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान जो है, इनका ये बायलैटरल इशू है, ये लोग आपस में सॉल्व करें। और उसके अगले ही सेकंड जैसे ही नूर खान के ऊपर अटैक होता है, अमेरिका बीच में कूद जाता है कि भाई मैं पीस कराऊंगा, मैं पीस कराऊंगा। सो यू कैन नॉट ट्रस्ट द अमेरिकन पॉलिसी नाउ बिकॉज इट इज नो मोर प्रिडिक्टेबल। सो जब भी कोई प्रिडिक्टेबल नहीं रहेगी पॉलिसी, तो वहां पे क्या है, सबसे पहली जो ब्रीच होती है चीज, वो क्या होता है? ग्लोबल ट्रस्ट ब्रीच होता है। तीसरी चीज, क्या अब ये इस तरीके का अटैक करना अमेरिका का वेनेजुला के ऊपर एक वैलिडेशन देता है चाइना और रशिया को, कि भाई अब रशिया चाहे तो यूक्रेन के ऊपर जाएगा, अटैक करेगा, जेलेंस्की को उठाएगा और लाके अपने देश में ट्रायल चलाएगा। तुम क्या कर लोगे? क्यों? क्योंकि तुमने भी तो सेम किया था। इसके पास भी तो रीजन है कि भाई वो मेरा दुश्मन है। इसने जो अभी रिसेंटली पुतिन है, पुतिन के जो रेजिडेंस है उसके ऊपर अटैक हुआ था। जब पुतिन के रेजिडेंस पे अटैक हुआ है, सो नाउ पुतिन ऑल्सो हैव अ वैलिड रीजन टू अटैक जेलेंस्की। सिमिलरली चाइना के पास भी अब ये बहाना मिल जाता है कि भाई हम जब चाहें तब ताइवान को अटैक करेंगे, कैप्चर करेंगे और उसको ले लेंगे। ये ही तो वहां पे जो उनका प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, उसको उठाएंगे, वहां से उठा के हम उसको अपने देश में लाएंगे, उसके ऊपर ट्रायल चलाएंगे। सो ये क्या है, एक रॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशन सेट हो चुका है, एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हो चुका है पूरे ग्लोब के लिए, कि जो भी देश चाहे वो चलेगा। ग्लोबल ऑर्डर खत्म हो चुका है, सोवरेनिटी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जैसा कोई पावरफुल देश चाहेगा वैसा करेगा। और एक बड़ा अच्छा टर्म है इसके अंदर, जो कि है ना आचार्य चाणक्य ने दिया था, जिसका नाम है मत्स्य न्याय। चाणक्य ने दिया था ये टर्म। मत्स्य न्याय का मतलब क्या है? कि जो बड़ी मछली है वो जब चाहे तब छोटी मछली को खा जाएगी। सो यहाँ पे नेचुरल जस्टिस नहीं है, यहाँ पे राइट्स नहीं है, यहाँ पे सोवरेनिटी नहीं है। सो क्या आ गया है यहाँ पे? मत्स्य न्याय या फिर लॉ ऑफ द ओशन, कि जो बड़ा जानवर है वो छोटे जानवर को खा जाएगा। ठीक है? सो यहाँ पे इंडिया के लिए अब क्या इश्यूज और अपॉर्चुनिटीज आती है? सबसे पहला जो इशू है ना इंडिया के लिए, वो तो आएगा कि भाई ऑयल का क्रंच आ सकता है इंडिया के लिए एक शॉर्ट टर्म में। क्यों? और इस शॉर्ट टर्म क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि शॉर्ट टर्म में इस कारण से कि जब अमेरिका की जो यूएसए सपोर्टेड गवर्नमेंट होगी वेनेजुला में, जब वो पावर के अंदर आ जाएगी, उसके बाद जो ऑयल है वो वापस से रिस्टोर हो जाएगा। बट फॉर अ शॉर्ट टर्म इंडिया के लिए ये चैलेंज है कि भाई ऑयल क्रंच आएगा, और इंडिया के लिए या फिर पूरे दुनिया के लिए क्या है, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, जिससे इन्फ्लेशन भी इंडिया के अंदर बढ़ सकता है। दूसरी चीज, एक अच्छा स्कोप इंडिया के लिए ये हो गया कि जिसकी मैं बात कर रहा था, कि हमें इंडिया को एज अ होल अटैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। सो अब हम एक बार इस मैटर को समझ लेते हैं, कंपेयर करेंगे यूएसए, इंडिया, और कुछ क्राइटेरियाज जिनके बेसिस पे हमें एक वैलिडेशन मिलता है ये स्टेप लेने का। सो वैलिडेशन फॉर द फ्यूचर एक्शन ऑन द टेररिज्म। अब यहां पर अगर हम बात करें कि भाई इंडिया को अटैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जैसा ओवैसी जी ने बोला था, सो उम्मीद है कि आप लोगों ने कमेंट में तो बता ही दिया होगा। सो अगर आपका अभी तक ओपिनियन तैयार नहीं है, तो एक बार देखिए, अगर आप उस ओपिनियन के साथ एग्री करें तो कमेंट कीजिए यस, वरना आप कमेंट कीजिए नो। सो कोई भी जो एक्शन होता है ना, उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला तो है रीजन। ठीक है?
जो यूएसए ने दिया कि भाई यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं यूएसए, यहाँ पे आ जाता है हमारा इंडिया। तो जो रीजन है ना, रीजन के अंदर सबसे पहले क्या आता है, यूएसए का रीजन है ड्रग्स एंड डेमोक्रेसी। यूएसए का रीजन क्लियर है। इंडिया भी तो बोलता है कि भाई ह्यूमैनिटी एंड काउंटर टेररिज्म। इंडिया का भी स्टैंड क्लियर है। इंडिया के पास भी रीजन है कि भाई तुम कोई सा भी अटैक ले लो इंडिया में जो टेररिस्ट अटैक हुआ हो, उस पर्टिकुलर टेररिस्ट अटैक की एक लिंक कहां पे जाके जुड़ रहा है, पाकिस्तान के साथ जाके जुड़ रहा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यह भी समझना होगा कि जो फंडिंग है, टेरर फंडिंग, वो भी कहां से आ रही है, पाकिस्तान से। आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम क्या है, हक्कानी नेटवर्क। ये जो हक्कानी नेटवर्क है ना, ये कहां पे है, पाकिस्तान के अंदर। और ये क्या करता है, एक मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा एक नेक्सस है जो किसमें काम आता है, टेरर फंडिंग के अंदर काम आता है। सो रीजन क्लियर है। अब डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्रीन ऐसा बोलती है कि इन्होंने क्या लेकर आए, मुनरो, मुनरो डॉक्ट्राइन, कि भाई मुनरो ने बोला था हमारे तो कि आप इधर नहीं आने चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरफ जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाले हैं वो वेस्टर्न में अंदर इन्फ्लुएंस डालते हैं अगर, देन वी कैन डेफिनेटली इंटरवीन एंड वी विल इंटरवीन एंड दे हैव इंटरवीन्ड आल्सो। सो यहाँ पे क्या है, मुनरो डॉक्ट्रीन है। इन्होंने बोला कि भाई हमारे हिसाब से मुनरो डॉक्ट्रीन है, यूएसए ने बोल दिया। इंडिया की भी तो डॉक्ट्रीन है। इंडिया की डॉक्ट्रीन क्या है कि सबसे पहला तो ऑपरेशन सिंदूर, इट इज स्टिल वर्किंग। कि भाई ऑपरेशन सिंदूर था, उसके बाद भी रेड फोर्ट के अंदर अटैक हो गया। सो अगर कोई भी लिंक मिल जाए देन ऑल्सो इंडिया हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट विद द ऑपरेशन सिंदूर अगेन। पहली चीज। दूसरी चीज आपको यह समझनी पड़ेगी कि इंडिया ने ना ये बोला है दैट नो मोर न्यूक्लियर ब्लैकमेल। ठीक है, सो एक इंडिया ने यह बोला है कि अब कोई भी टेररिस्ट अटैक हुआ तो हमारी भी डॉक्ट्रीन है कि अब अगर कोई टेररिस्ट अटैक हुआ देन इट इज द एक्ट ऑफ वॉर, जो कि क्या है, हमारी ऑपरेशन सिंदूर की डॉक्ट्रीन बन गई एक तरह से। दूसरी चीज कि नो मोर न्यूक्लियर ब्लैकमेल, कि भाई अब अगर हम अटैक करने आए ना और तुमने बोला देखो न्यूक्लियर बम है, फोड़ देंगे, तो इंडिया बोलेगा फोड़ दे, फोड़ना है फोड़ दे, ब्लैकमेल मत कर यार। ठीक है, सो पहला हुआ ये। अब बात आती है कैपेसिटी की, कि भाई यूएसए के पास अगर कैपेसिटी है, फायर पावर इंडेक्स में ये ग्लोबल रैंकिंग के अंदर 1 आ रहा है, तो इंडिया भी तो 5th पर आ रहा है। इंडिया के पास भी तो इतने नेवी, एयर फोर्स, अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशल फोर्सेस, जैसे उनके पास डेल्टा फोर्स, हमारे पास जो हमारे स्पेशल ग्रुप्स होते हैं वो, जो कि हम बोलते हैं कि रेड बैरे जो पहनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास भी कैपेसिटी है, इनके पास भी कैपेसिटी है। जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, कौन निकालता है ये निकालता है सिप्री नाम का इंस्टीट्यूट। तो इंडिया के पास भी कैपेसिटी है, यूएसए के पास भी कैपेसिटी है। यूएसए के पास भी एक डॉक्ट्रीन है, इंडिया के पास भी एक क्या है, डॉक्ट्रीन है। और इंडिया के पास भी रीजन है, यूएसए के पास भी रीजन है। सो एट लास्ट अगर मैं कहूं ना कि अटैक कर देना चाहिए, क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि भाई न्यूक्लियर ब्लैकमेल होगा, तो वो तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी झेल लिया था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि इंटरनेशनल प्रेशर होगा, यूएसए बोलेगा कि भाई तुम आसिफ मुनीर के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो, बिकॉज वो तो एक तरह से ये मानो ना दोस्ती हो गई उनके बीच में, तो कि वो जा रहा है उसकी पीठ थपथपा रहा है, वो जाके उनके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है व्हाइट हाउस के अंदर आसिफ मुनीर। सो अगर प्रेशर आता भी है देन ऑल्सो वी हैव आवर जस्टिफिकेशन, कि भाई हमारा ये रीजन है कि इनके हमेशा से लिंक हमने प्रोवाइड करे हैं, भर भर के डॉजियर्स दिए हैं हमने यूएन के अंदर, भर भर के जो यूएनएससी है उसमें डॉजियर्स हमने सबमिट किए हैं कि भाई इस तरीके से नेटवर्क से फंडिंग आती है पाकिस्तान की। हर एक जो इंसिडेंट है टेररिस्ट का, वहां पे यू इसकी पाकिस्तान की हमको एक सिग्निफिकेंस या फिर एक प्रेजेंस देखने को जरूर मिलती है। तीसरी चीज यहाँ पे कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब क्या, कि हमारे पास भी कैपेसिटी है, तुम्हारे पास भी है, हमारे पास भी डॉक्ट्रीन है और तुम्हारे पास भी डॉक्ट्रीन है। सो आई होप कि ये लेक्चर पूरा आपको पसंद आया होगा, कि पूरा डिस्कशन अच्छा लगा होगा आपको। और अभी भी अगर आपका मन नहीं बना है ना कि भाई इंडिया को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो पूरा वीडियो आपने देख लिया, अब जो आपका मन आ रहा है उसके हिसाब से आप कमेंट कीजिए कि भाई इंडिया को अटैक करना चाहिए या इंडिया को अटैक नहीं करना चाहिए, इस तरीके से कि जाएं जाके हाफिज सईद को पकड़ें, पकड़ के लेकर आए और यहाँ पे उसके ऊपर ट्रायल चलाएं। सो विद दिस नोट वी शुड
एंड दिस डिस्कशन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग डिस्कशन के साथ।